हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप हमारे चैनल को जिस तरीके से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे अभी ब्रेकडाउन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, और मेंटेनेंस में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में। और अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन में हमने पिछले एपिसोड में क्या किया था, देखा था कि मोटर की वाइंडिंग कैसे जल जाती है, मोटर का इंसुलेशन कैसे फेल होता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के बारे में। तो हर इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर होता है, और ट्रांसफार्मर जनरली, एक छोटी इंडस्ट्री यदि है या मीडियम है तो एक ही ट्रांसफार्मर होता है। और ट्रांसफार्मर उसका हार्ट होता है इंडस्ट्री का। यूटिलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, यूटिलिटी तो पूरा ही प्लांट का हार्ट होता है, लेकिन उसमें ट्रांसफार्मर जो है ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है किसी भी इंडस्ट्री में। और ट्रांसफार्मर जनरली सिंगल ही होता है। ट्रांसफार्मर यदि फेल हो जाए आपका, तो ट्रांसफार्मर फेल होने से पूरा आपका सिस्टम या प्रोसेस या प्लांट रुक जाएगा, एक्सेप्ट यदि आपके पास जेनसेट है। तो इमरजेंसी में जेनसेट चलाने का प्रोविजन हर इंडस्ट्री में जनरली होता है। बट उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनरेटर जब चलता है तो उसकी जो पावर जनरेटिंग कास्ट पड़ती है, वो हमारी इंडस्ट्री जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर रहती है उससे करीब 4 to 5 टाइम्स पड़ती है। जनरली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चार्ज होते हैं पर यूनिट करीब 7.5 रुपए से लेकर 8 रुपए पर यूनिट होता है, और इफेक्टिव वो पड़ता हमको 10 रुपए यूनिट। और यदि हम डीजी सेट चलाते हैं, डीजी सेट चलाएंगे तो 1 लीटर डीजल में 4 या 4.5 यूनिट आप पावर जनरेट कर सकते हैं। और उसकी कास्ट पड़ती है हमको करीब 20 रुपए से लेके 25 रुपए पर यूनिट तक। तो इसके कारण हर इंडस्ट्री में चाहते हैं कि कोई भी डीजी सेट मिनिमम चले, कास्ट इशू है। और हम आज बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर क्यों फेल होता है, किसी के ट्रांसफार्मर में क्यों प्रॉब्लम आती है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्यों जल जाती है, ये जानना जरूरी है। उसकी हम रीजन समझेंगे और वो क्यों, उसको कैसे रोक सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जनरली ये आपकी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पावर सप्लाई है। यहाँ से, यहाँ पे एबी स्विच होता है, एयर ब्रेक स्विच होता है। उसके बाद डीओ फ्यूज होते हैं। फिर यहाँ पे ब्रेकर होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जनरली होता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर होता है जो 11 केवी या 33 केवी को 415 वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर के बाद हमारा जो लोड है उसको एयर सर्किट ब्रेकर होता है, और एयर सर्किट ब्रेकर के बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारी पावर चली जाती है। यहाँ पे एबी स्विच का काम ये है कि जब कभी इधर मेंटेनेंस करना हो तो इसको आप बंद करके यूज कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं। डीओ फ्यूज का काम है कि यहाँ पे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे घरों में फ्यूज होता है, ऐसे डीओ फ्यूज होता है जो 33 केवी या 11 केवी में होता है, इसको प्रोटेक्शन करने के लिए। उसके बाद होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है उसका काम है कि सर्किट को मेक और ब्रेक करना, और इसमें प्रोटेक्शन कई सारे होते हैं। अर्थ फॉल्ट रिले प्रोटेक्शन होता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है, और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है। तो उसके बाद ट्रांसफार्मर जो आ गया, तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए होता है, आयल का टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, वाइंडिंग का टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, और टैप चेंजर होता है। तो टैप की पोजीशन हमको दिखती है कि ऑफ लोड है, अनलोड किस वोल्टेज पे चल रहा है। तो जब वोल्टेज हमारा एलटी साइड कम ज्यादा होता है तो स्टेप चेंजर से हम वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। ये ऑटो में भी काम करता है और मैनुअल में भी कर सकते हैं। ऑफ लोड भी होता है और ऑन लोड भी होता है। इसके बाद इसमें अलार्म सेटिंग होती है कि यदि ट्रांसफार्मर में कुछ हो रहा है तो अलार्म आएगा वो। उसके बाद यदि कुछ सेटिंग से ऊपर गया तो देन ट्रिपिंग होगी, और रूटीन चेकअप करने होते हैं और मेंटेनेंस करना होता है। देन इसके बाद बचाव रिले का प्रोटेक्शन होता है कि आयल वाइंडिंग, आयल यदि किसी कारण से गर्म हो जाए या उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बचाव रिले इसका काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एलटी साइड में आएंगे तो एलटी साइड में
हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थ फॉल्ट होता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है। ये सारी चीजें होती हैं। यदि सब सिस्टम से है तो उसके बाद ट्रांसफार्मर में फेल्यूर होने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर यदि कुछ फेल्यूर हो रहा है, वाइंडिंग जनरली खराब होती है उसकी, या कुछ और प्रॉब्लम आई, या वोल्टेज अनबैलेंस आ रहा है, तो हमारे ट्रांसफार्मर में ब्रेकडाउन आ जाता है, जिसके कारण हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर में क्यों फेल्यूर आता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं कि आपका जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, या इसमें सर्च आ गया है, या स्पाइक आ गई है, या लाइटनिंग हुई है। तो लाइटनिंग के कारण कुछ हो गया, तो यहाँ पे इसमें लाइटनिंग अरेस्टर भी दिए जाते हैं, जो लाइटनिंग को प्रोटेक्शन करने के लिए। यदि लाइटनिंग हो गया तो भी वोल्टेज अप डाउन हो जाएगा, या फ्लक्चुएशन हो जाएगा। सिस्टम का यदि प्रॉब्लम है तो हो जाएगा, या यदि किसी इंडस्ट्री में या आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पे वोल्टेज अनबैलेंस हो जाएगा, या वोल्टेज सर जा सकता है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। उसके बाद यदि इसके कॉन्टेक्ट्स आपके यदि सिस्टम में एबी स्विच है, डीओ फ्यूज है, वीसीबी है, या इसके कॉन्टेक्ट खराब होंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन या वेरिएशन आ सकता है, जिसके कारण यहाँ पे लोड पे करंट कम ज्यादा होगा, वोल्टेज कम ज्यादा होगा, तो ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। यदि आपका जो लोड है ट्रांसफार्मर पे, ये लोड ओवरलोड कर रहे हैं आप ट्रांसफार्मर को, कंटिन्यूस ज्यादा टाइम तक ओवरलोड कर लिया, वैसे 5% 10% तो थोड़े टाइम के लिए ओवरलोडिंग पर अलाउ रहती है, बट आपने ज्यादा ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड कर दिया तो भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग फेल हो सकती है। और यदि स्विचिंग स्विचिंग भी बहुत ज्यादा है, यदि आपका 20 से 30% के आसपास या इससे ज्यादा स्विचिंग हो रही है, तो भी आपके ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग उससे 80% से ज़्यादा इस पे लोड नहीं देना चाहिए नॉर्मल केस में, और थोड़े टाइम के लिए आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। टेम्परेचर, यदि आपका टेम्परेचर वाइंडिंग का या ऑयल का टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी कारण से, और ज़्यादा टाइम तक ये रहेगा, तो भी वाइंडिंग खराब हो सकती है। और इसकी जनरली नाम्स होते हैं कि एम्बिएंट टेम्परेचर से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर किसी भी इक्विपमेंट का नहीं जाना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है ऑयल। जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल होता है, उसका पर्पस है यहाँ पे कूलिंग का काम करना, जिसको ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है, और यहाँ पे इंसुलेशन का भी काम करता है, दोनों काम होते हैं। तो यदि ऑयल की क्वालिटी खराब हो गई, ऑयल गड़बड़ हो गया, आपका ऑयल का ब्रेकडाउन वैल्यू कम हो गई, या मॉइस्चर बढ़ गया इसके अंदर, या दूसरे कुछ चीजें हो गई, तो उसके कारण भी आपका ट्रांसफार्मर जल सकता है या खराब हो सकता है। तो ऑयल की क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए, इसको ठीक तरीके से रखना चाहिए, अदरवाइज ट्रांसफार्मर इसके कारण भी वाइंडिंग जा सकती है, खराब हो सकती है, और ट्रांसफार्मर आपका फेल हो सकता है। उसके बाद हर ट्रांसफार्मर में एक ब्रीदर होता है, जिसके अंदर सिलिका के ग्रेनुअल्स होते हैं। तो उसका काम है कि जो भी मॉइस्चर यदि ऑयल में है तो एब्जॉर्व करके ले ले, और ऑयल में मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं आए। यदि ये सिलिका आपने टाइम से नहीं बदली है या नहीं लगी है, तो भी आपके उसमें ऑयल में मॉइस्चर आएगा, और ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। केबल जो लगी हुई है, एचटी केबल है या एलटी केबल है, वो केबल के कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, केबल प्रॉपर साइज की है कि नहीं, इसके कारण भी आपके ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग फेलियर हो सकता है और ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। देन कनेक्शन, आपका इंस्टॉलेशन जो है और उसका वर्कमैनशिप है, डिजाइन है, वो अच्छे से होना चाहिए। यदि ये ठीक से नहीं है तो भी आपके ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपको रूटीन चेकअप करना चाहिए, और रूटीन चेकअप आप हमेशा करते रहेंगे, प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आती है। तो रूटीन चेकअप में क्लीनिंग, जनरल इंस्पेक्शन, और उसकी सारे जो पैरामीटर उसकी मॉनिटरिंग है। ऑयल की टेस्टिंग साल में एक बार रिकमेंडेड है, जिसमें ब्रेकडाउन वैल्यू चेक करते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं, और डिजॉल्व गैसेस चेक करते हैं। ये पैरामीटर जो एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए, और ये पैरामीटर प्रॉपर आना चाहिए। और अदरवाइज आप यदि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप ऑयल का फिल्ट्रेशन कराएंगे,
और यदि फिल्ट्रेशन से नहीं हो रहा तो ऑयल रिप्लेस करेंगे। तो ये रिकमेंडेड है, जिसके कारण आप ट्रांसफार्मर को फेलवर से बचा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके ट्रांसफार्मर में यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ मॉनिटरिंग इशू आ रहे हैं, तो आपको वो काजेज जानने पड़ेंगे कि इन सारे में से आपके उसमें क्या कारण हो सकते हैं और आपके केस में क्या रूट काज है। रूट काज क्या, उसके हिसाब से आपको करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप ट्रांसफार्मर को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, उसमें फेलुअर को अवॉइड कर सकते हैं और अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर बहुत इफिशिएंट है, लो मेंटेनेंस वाला इक्विपमेंट है, बट उसकी देखरेख जरूरी है। यदि ट्रांसफार्मर की प्रॉपर केयर नहीं हुई और आपने प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया तो ट्रांसफार्मर खराब होगा, जिसके कारण आपको बहुत लॉसेस हो सकते हैं। तो ये हमारे आज का कंटेंट है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये बहुत उपयोगी रहेगा। तो आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।